हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 9th के बच्चों की हिंदी की वर्कशीट आ गई है। 21 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट का नंबर है 21। मनुष्य अपनी बातचीत की सुविधा और प्रभाव दिखाने के लिए वर्णों या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना लेता है। जोड़कर बनाने या योग करने के कारण ही ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये 4 तरीके हैं जिससे हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कुछ जोड़ या घटाकर। 2 या 3 शब्दों या पदों को जोड़ने से वह छोटे या संक्षिप्त हो जाते हैं। संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। एक और बात बच्चों, समास और संधि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समास और संधि अलग अलग चीज़ें हैं। संधि में शब्द हर एक वर्ण जुड़ता है और वर्ण जो आगे पीछे वाले होते हैं उन वर्णों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। समास में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समास में कई शब्द विलुप्त हो जाते हैं और कई शब्दों का मतलब बदल जाता है। संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्त करने के लिए पदों के बीच की विभक्ति या परसर्ग का चिन्ह हटा दिया जाता है। समास के नियमों से बने नए शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। उदाहरण, रसोई के लिए घर को छोटा करने पर विभक्ति हटाने पर के लिए हटा दिया जाता है, रसोई घर बन जाता है। रसोई घर समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। संस्कृत के समास 2 से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण उनके वाक्य बड़े कठिन लगते हैं, जबकि हिंदी में अधिकतर 2 पदों का ही समास होता है, पूरे पद का समास नहीं होता। संस्कृत में पूरे के पूरे पंक्ति का बहुत अधिक पद होते हैं और उनको इकट्ठा करके समास बना दिया जाता है, जबकि हिंदी में सिर्फ 2 ही पद लगभग होते हैं जिसका समास बनाया जाता है। पहले पद को हम कहते हैं प्रथम पद या पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद, प्रथम और उत्तर। ठीक है बच्चे। पद के समास का कभी कभी उसके वर्णों में संधि भी होती है। ये मैंने अभी भी बताया कि समास संधि भी हो सकता है। समस्त पद के विभिन्न पदों को उनकी विभक्ति के साथ अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास से उसकी विभक्ति को हटा देना कहलाता है समास विग्रह। जैसे तुलसी कृत का विग्रह तुलसी द्वारा कृत है, यहाँ पर द्वारा शब्द को विलुप्त कर दिया गया है। कृत जो है वो उत्तर पद है या फिर अंतिम पद कह सकते हैं। के द्वारा है विभक्ति परसर्ग या कारक चिन्ह, और तुलसी है पहला पद या पूर्व पद, और तुलसीकृत हो जाता है समस्त पद। चलिए चलते हैं किस किस तरह के समास होते हैं। सबसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। इस समास में क्या होता है बेटा, पहला पद प्रधान होता है। जो मेन जो एम्फेसिस होता है, मेन जो दारमदार होता है वो पहले पद पर दिया जाता है। पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। पहला या पूरा पद अव्ययी ही होता है। अव्ययी भाव है तो अव्यय होता है, जैसे अ, आ, अनु, अत, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत। अगर ये चिन्ह आप याद कर लेंगे, ये प्रत्यय उपसर्ग आप याद कर लेंगे तो आपको लगभग अव्ययी भाव समास में कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करने पर भी अव्ययी भाव समास हो सकता है। घर घर की कहानी, घर घर यानी प्रत्येक घर। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए। आजन्म यानी जन्म पर्यंत, जन्म के साथ ही। यथाविधि, अवधि के अनुसार। यहाँ यथावधि में देखिए संधि भी हुई है, यथा प्लस अवधि था तो यथावधि हो गया, और यहाँ पर संधि भी हुई और समास भी हुआ। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार। तो ये जो विभक्ति चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं जिनको उपसर्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत। ठीक है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास पे। सबसे बड़ा समास है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसी समास के होते हैं, तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है जो कि बीच में आ जाता है। यहाँ पर विभक्ति या परसर्ग जो बीच में आता है उसको लुप्त कर दिया जाता है। जैसे देखिए, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष होता है। विभक्ति व कारक चिन्ह वचन दूसरे पद के अनुसार ही लगता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता और संबोधन 2 को छोड़ के, संबोधन है हे अरे ओ और कर्ता ने, बस ये 2 वाले ने और हे अरे ओ।
संबोधन ये वाले छोड़कर विभक्ति चिन्ह, बाकी सारे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म, करण, संप्रदान। देखिए आपको पता है कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्ता कर्म, करण से, संप्रदान के लिए, ये देखिए संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर होता है, और संबोधन यहाँ इस्तेमाल ही नहीं होता। कर्ता और संबोधन को इन्होंने छोड़ दिया, तो बाकी 6 यहाँ लिख दिए हैं। इसी के कारण, इसी के आधार पर उनके उपभेद भी होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, अगर कर्म वाली विभक्ति का लोप किया है तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो 6 टाइप हो जाएंगे इनके, यहाँ पर 6 टाइप लिखे हैं ना, 6 कारक चिन्ह, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इन सब के हिसाब से यहाँ पर 6 हो जाएंगे। उदाहरण जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चलिए अव्ययी भाव और तत्पुरुष 2 समास हो गए हैं। जब हम एक्सरसाइज करने लगेंगे तब हम अच्छी तरह इनके डिफरेंसेस समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे विग्रह किया जाता है और कैसे समास का पता लगाया जाता है, और आपसे पूछा भी वही जाता है। अगला समास जो हम पढ़ने वाले हैं वह कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूरा पद बेटा प्रधान होता है, आगे और पीछे दोनों पद प्रधान होते हैं, समस्त पद प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता की जा रही है वो पीछे होता है, और जो विशेषता में कहा गया है वो पहले आता है। अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कहीं कहीं उपमेय उपमान भी होता है, किसी की तुलना की जाती है। और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। रूपी, चरण रूपी कमल, चरण कमल में चरण रूपी कमल का प्रयोग हुआ। नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, उपमा उपमेय हो गया, चंद्रमा के समान। नीलकमल, नीला जो कमल। यहाँ पर कर्मधारय समास है, कमल की तारीफ में नीला कहा गया तो नीलकमल, मुख की तारीफ में चंद्रमा कहा गया तो चंद्रमुख। ठीक है बच्चे, ये होता है कर्मधारय समास। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, पूरा समस्त पद सामान्य रूप से प्रधान होता है। चलिए द्विगु समास, बहुत आसान समास है, इसको पहचानना बहुत आसान है। द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्या दिखाता है। त्रिभुज जैसे होता है, चौराहा, नवग्रह, दोपहर, पहला पद संख्यावाचक होता है, कभी कभी दूसरा भी संख्यावाचक होता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है। इसमें नए अर्थ का जैसे कि बहुब्रीहि समास में देखा जाता है, नए अर्थ को नहीं देखा जाता। जैसे कि बहुब्रीहि समास में हम लोग हमेशा नया अर्थ निकाल देते हैं। बहुब्रीहि समास अब हम पढ़ेंगे 6ठे नंबर पे। बहुब्रीहि समास में द्विगु समास को एक नए रूप में देखा जाता है। कोई भी समास हो, कोई भी शब्द हो, उसका मतलब वो नहीं होता जो शब्द में लिखा हो, इसका शाब्दिक अर्थ वो अर्थ नहीं होता जो उसका अर्थ निकाला जाता है। तो द्विगु समास वो समास होता है जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है। फिर हम आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में भी दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद अलग अलग होते हैं और या आग से विभाजित होते हैं। योजक शब्द भी कहा जाता है, जैसे ठंडा गर्म। यहाँ पर देखिए सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न या जल। ठीक है, ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी आसान है। द्विगु और द्वंद्व समास पहचानना बहुत ही आसान है। अव्ययी भाव समास भी पहचानना आसान है बच्चे, क्योंकि वहाँ पर अति, आ, अन, यथा, इन शब्दों को, प्रति, इन शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए हमने कर्मधारय समास भी आसान है, लेकिन कर्मधारय और बहुब्रीहि में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुब्रीहि के बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल होते हैं। बहुब्रीहि में ज़्यादा एग्जाम्पल हैं ही नहीं। बहुब्रीहि में शब्द कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है, शब्दों से उसका अर्थ नहीं निकाला जाता। अब हम आते हैं बहुब्रीहि समास पर। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या अन्य पद को बनाते हैं, उसकी प्रधानता होती है। जैसे विग्रह करने पर वाला जिसका शब्द का प्रयोग होता है, जिसका, जिसकी, जिसके। अगर आप विग्रह करेंगे समस्त पद, समास के समस्त पद को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो जिसका, जिसकी, जो, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल होता है। कर्मधारय में भी नीला जो कमल जैसे हुआ था, तो यहाँ पर नील कमल भी कृष्ण भगवान के लिए या विष्णु भगवान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बहुब्रीहि समास में देखिए लिखा है दशानन,
दश है जिसके आनन, ना दस प्रमुख है ना आनन प्रमुख है। यहाँ पर अर्थ है रावण, क्या अर्थ निकलता है? रावण, क्योंकि उसके 10 मुख थे। उसके बाद नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी की बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास में हम किसी और की तरफ अंकित कर रहे होते हैं, चिन्हित कर रहे होते हैं, किसी तीसरे पद को प्रधान दिखाया जाता है। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज आप सिर्फ यहाँ से नहीं करेंगे, एक्सरसाइज जो भी आपके पास होगी, जहाँ भी जो भी पुस्तक आपके पास है उससे करेंगे बेटा। समास का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, समास इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे भी अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में आगे जाकर, तो समास आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करने पर समास का नाम लिखिए। माता पिता, कौन सा समास बेटा? द्वंद्व, है ना? द्वंद्व याद है आपको? ये रहा द्वंद्व समास, ये रहा द्वंद्व समास, जहाँ पर जोड़े में दोनों पद प्रधान होते हैं, जोड़े में लिखा जाता है द्वंद्व समास। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ द्वंद्व समास। आशुतोष, आशुतोष क्या होता है बच्चे? आशुतोष में होता है बेटा द्वंद्व समास। वैसे आशुतोष में बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, आशुतोष में बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि आशु होता है प्रसन्न होने वाला या संतुष्टि देने वाला, संतुष्टि देने वाला, और तो उसका अर्थ होता है शिवजी भगवान। तो हम यहाँ पर बहुब्रीहि ही लिखेंगे। वैसे इसमें द्वंद्व समास भी माना जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बहुब्रीहि समास। राजपुत्र, हमने अभी भी पढ़ा, तत्पुरुष था, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है बेटा। राजपुत्र में हम लिखेंगे तत्पुरुष समास, हमने अभी भी पढ़ा था, राजा का पुत्र, राजपुत्र। पंचतत्व बेटा द्विगु समास आपको दिख रहा है। पहला पद है पंच, पंच मतलब 5, तो कि क्या होता है? जो कि एक संख्यात्मक है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबा है उदर जिनका, लंबोदर किसको कहते हैं? हम कहते हैं लंबोदर गणेश जी को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुब्रीहि समास। और यहाँ पर है, आप इसको विग्रह कैसे करेंगे? लंबा है उदर जिनका। भर पेट, भर पेट में अव्ययी भाव समास लिखेंगे बेटा। भरा, भर पेट मतलब पेट भरा हुआ, भर पेट, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पर अव्ययी है, भर को हम अव्ययी मानते हैं। आगे चलते हैं, समास विग्रह करके समस्त पद और नाम लिखिए। नवरात्रियों का समूह, नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रि कौन सा समास होगा बेटा? द्विगु समास, संख्यात्मक हो गया। शक्ति के अनुसार, शक्ति के बेटा कहाँ थे हम? शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार में होगा बेटा तत्पुरुष समास। शक्ति अनुसार लिखेंगे, शक्ति अनुसार में लिखेंगे तत्पुरुष समास। बेटा यहाँ पर शक्ति अनुसार में ना बहुत सारे समास हो सकते हैं। शक्ति के अनुसार, अगर शक्तिहीन माना जाए, शक्तिहीन, अगर शक्ति की जगह यहाँ पर शक्तिहीन होता, तो शक्तिहीन होता बेटा कर्मधारय समास। शक्तिहीन कौन सा होता? कर्मधारय समास। आप लिख सकते हैं, आपके काम आएगा बेटा। अगर मैं शक्तिशाली लिखती, शक्तिशाली लिखती, तो वो हो जाता तत्पुरुष समास। अगर मैं यथाशक्ति लिखती, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, तो हम लिखते क्या? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। उसके बाद अगले पर आते हैं, दो सुतों का समूह। यहाँ पर तो द्विगु समास ही होगा, आप जानते हैं, दो संख्यावाचक है। दो सुतों का समूह, रथ को चलाने वाला होता है सारथी। रथ को चलाने वाला कौन होता है? सारथी। यहाँ पर हम अव्ययी भाव लिखेंगे क्योंकि सारथी स शब्द है। धन से हीन, धन से हीन होगा धनहीन। दो सूतों का समूह, दो सूत तो गलत शब्द हो गया, सही होगा दो सूत ही लिखेंगे बेटा। रथ को चलाने वाला सारथी, धन से हीन धनहीन, अव्ययी भाव। रथ को चलाने वाला सारथी अव्ययी भाव हो जाएगा बेटा। लो बच्चों ध्यान से लिख दिया मैंने। नवरात्रियों का समूह नवरात्रि, द्विगु समास, शक्ति के अनुसार शक्ति अनुसार तत्पुरुष समास। दो सूतों का समूह फिर से छोड़ दिया। दो सूतों का समूह होता है बेटा दुसूती। दो सूतों का समूह यहाँ लिख दूँ,
दुसुति, दो सूतों का समूह, दो सूतों का समूह होता है दुसुति। और दू मतलब दो हो गया है तो यहाँ पर द्विगु समास हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रथ को चलाने वाला रथ चालक होता है, तत्पुरुष समास। अगर बेटा रथ को चलाने वाला कोई आपके, जैसे कि हम कृष्ण भगवान को जो अर्जुन के सारथी बने थे उनको भी कई बार रथ को चलाने वाला रथ चालक कह देते हैं, लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता। अगर कहा जाता तो बहुब्रीहि समास होता, वरना ये तत्पुरुष समास है। धनहीन भी धन से हीन, से मैंने क्या बताया था, कर्ण कारक में आता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण तत्पुरुष समास होगा, ये तत्पुरुष समास होगा। आई होप ये सारे क्लियर हैं। ये वाली एक्सरसाइज इधर वाली, ये वाली एक्सरसाइज क्लियर थी। फिर से कराऊँ, एक सेकंड रुको। माता पिता द्विगु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विगु जोड़ा है तो द्विगु समास नहीं, द्वंद्व, जोड़े में द्वंद्व समास होता है। आशुतोष में तत्पुरुष समास होता है। दाल रोटी में भी द्वंद्व समास होगा, दाल रोटी का समूह है तो द्वंद्व। राजपुत्र में तत्पुरुष। पंचतत्व में द्विगु, क्योंकि पंच इज 5। लंबोदर में हमने बहुब्रीहि किया, लंबोदर यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, गणेश जी के लिए। भरपेट में हमने कहा अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। समास की वर्कशीट आपकी किताब में हो तो करिएगा। समास थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि एक ही समास में, एक ही शब्द में 2 समास या 3 समासों का समूह भी हो सकता है, क्योंकि कई बार उसका मतलब बदल जाए या उसका विग्रह बदल जाए तो हम समास भी बदल देते हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।